Assalamualaikum everyone. I hope you all having a great day. Welcome back to our Travel Python to Machine Learning Bootcamp. And I would like to congratulate you all that you have made it to like the most advanced parts of the Python Bootcamp. We are in our advanced sessions, and today we will be learning about the introduction to Matplotlib and Seaborn, some advanced Python libraries. And I hope you guys are ready for the upcoming quizzes. Don't forget to RSVP. You will soon get the YouTube video links after the speaker is done with his sessions. So without wasting more time, over to Mr. Saad. अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कंडीशंस तक पढ़ा था पांडास में, ठीक है। तो आज हम कंडीशंस आगे कंटिन्यू करेंगे और आई होप कि आज मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा लास्ट में मैटप्लॉटलिब का। तो आज हमने पहले पांडास को ख़त्म करना है, सही है। तो लास्ट हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कंडीशन से भी आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि डेटा फ्रेम एक पेरेंट है और उसका चाइल्ड भी डेटा फ्रेम है, यानी कि बेसिकली उसकी रोज़ और कॉलम्स। तो अगर आपने कोई भी कंडीशन लगानी है तो आप डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम को कॉल करके उसकी आगे रो कॉलम लिख के कंडीशन लगा सकते हो, सही है। तो ये सिंटैक्स है कंडीशन, कोई भी अगर आपने पांडास में कंडीशन लगानी है तो उसका ये सिंटैक्स है, सही है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यही कंडीशन लगाऊँ, सही है, यही कंडीशन लगाऊँ, लेकिन मेरे सामने ना वो कॉलम प्रिंट हो जो मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, सही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आगे ना वाई का कॉलम भी प्रिंट हो, सही है। तो जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो मेरे पास सामने वाई प्रिंट होना चाहिए, ये सारे प्रिंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ वाई प्रिंट हो, ठीक है। तो मैंने आगे वाई लिख दिया, मैं इसको रन करूँगा, देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाई प्रिंट हुआ है, ए बी डी, यानी कि 0.90 माइनस 0.84 माइनस 0.23। तो इस तरह आप जितने कॉलम चाहो आप प्रिंट करवा सकते हो बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, सही है। इस तरह एक और तरीका भी है इसको लिखने का, सही है। आप दो कॉलम्स भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एक्स और जेड कॉलम चाहिए, सही है। तो मेरे पास दो कॉलम्स आएंगे, बल्कि जब आपने दो कॉलम्स देने हैं तो आपने इसको लिस्ट में देना है। तो ये मैंने इसको लिस्ट में कर दिया। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो देखो आपके पास बेस्ड ऑन कंडीशन जब w ग्रेटर देन 0 है तब आपके पास y और z प्रिंट हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह आप मल्टीपल कॉलम्स को बेस्ड ऑन एक कॉलम की कंडीशन पे मल्टीपल कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हो जैसे आप चाहो, और इसमें आप बेसिकली ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब मैं एक चाहता हूँ कि मैंने बेसिकली एक कंडीशन लगानी है w पे, सही है, w इज़ ग्रेटर देन 0, और बेसिकली w इज़ ग्रेटर देन 0, और फिर मैंने एक और कंडीशन लगानी है एंड की, सही है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना इसको आप हमेशा इनक्लोज करोगे एक इसके अंदर, तो ये आपके पास बेसिकली ब्रैकेट के अंदर ऐसे इनक्लोज होगी, तो ये आपकी एक कंडीशन आ गई, सही है। तो जब आपने ये कंडीशन, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट कंडीशन है डी एफ डब्ल्यू और ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आपने कनकैटिनेट करना तो आप एंड और ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। तो पाइथन में इसको हम एंड कहते हैं, सी वन आप एंड लिख भी सकते हो। तो हम कहते हैं दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डी एफ है हमारे पास वाई का, सही है, या आप कंडीशन कोई भी लिख सकते हो, वो हो ग्रेटर देन 1, सही है। तो ये दो कंडीशन होंगी मेरे पास। यहाँ मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कोई भी कॉलम नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है इसमें डब्ल्यू भी ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 1 हो। तो बेसिकली इस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर चलते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो वाई किसी में भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो इससे मेरे पास कोई भी कॉलम रिजल्ट में नहीं आया, क्योंकि जब तक आपको पता है ना एंड क्या करता है, एंड ये करता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो मेरे पास ये इसमें से तो तीन कॉलम आ रहे थे, आपको पता है जब मैं डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 प्रिंट करता हूँ मेरे पास ये तीन कॉलम्स आते हैं, ए बी और डी की तीन रोज आती हैं, ऐसी है। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी होना चाहिए कि वाई भी 1 होना चाहिए ना, मतलब ग्रेटर देन 1, लेकिन वाई देखो किसी में भी ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 करूंगा ना तो मेरे पास 0.9 वाली एक रो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास एथ रो आ रही जिसमें वाई ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह आप कनकैटिनेट करके दो कंडीशंस को आपस में जोड़ के एंड भी लगा सकते हो और भी लगा सकते हो उन दोनों के दरम्यान में, ठीक है। तो इसको हम 1 ही रहने देते हैं। अच्छा, तो इसके बाद और आप, हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा इंडेक्स की डिटेल्स के ऊपर कि इंडेक्स को आपने कैसे छेड़ना है। तो इंडेक्स में क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन होती है रीसेट इंडेक्स की। तो अगर आप चाहते हो कि गलती से आपने कोई गलत इंडेक्स सेट कर दिया है और आप चाहते हो कि आपने उसको रीसेट करना है,
तो ये भी पांडास में हो जाता है बड़े आराम से। देखो अगर हम अपना डेटा फ्रेम को प्रिंट करें, जो हमारे पास अभी डेटा फ्रेम है, तो हमारे पास बेसिकली ये है, तो ये ABCD। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट करूँ दोबारा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा df डॉट रीसेट इंडेक्स, सही है। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास 0 1 2 3 आ गया। लेकिन जब मैं डेटा फ्रेम को दोबारा प्रिंट करूंगा तो देखना यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। देखो क्यों, ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि मैंने यहाँ पे इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा। जब तक मैं यहाँ पे इन प्लेस ट्रू नहीं लिखूंगा वो उस डेटा फ्रेम के ऊपर चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे इन प्लेस ट्रू लिखना ज़रूरी है। अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं लिखोगे तो वो बेसिकली काम नहीं करेगा, सही है। तो ये चीज़ आपने खुद कर लेनी है। अब ये आपको मैं असाइनमेंट में भी दूंगा कि मैं आपको कहूँगा कि रीसेट इंडेक्स करो, और कोई ना कोई कॉलम मैं आपको दूंगा और आपने उसका रीसेट इंडेक्स करना होगा, सही होगा। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा रीसेट इंडेक्स के अलावा आपने जो करना है आज मेन चीज़ जो आपके पास है वो है आपके बेसिकली थोड़े से और ऑपरेशंस जो मेन होते हैं। उन ऑपरेशन में आप कह लो कि यूनिक वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, सही है। तो वो बेसिकली आ जाता है पांडास फॉर डेटा साइंस के अंदर, सही है। पांडास के जो बेसिक ऑपरेशन थे इतने आपके लिए काफ़ी हैं, सही है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ पांडास फॉर डेटा साइंस, यानी कि जो आज का हमारा बेसिकली काम था, यानी कि जो कल का काम था, जो हमारी कल क्लास थी वो ये थी डेटा साइंस विद पांडास। तो यहाँ पे अब हम आज करेंगे ऑपरेशन। मतलब हम सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं खुद से, सही है। तो PD डॉट डेटा फ्रेम, सही है। तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बेस्ड बनाएंगे, सही है। तो अगर हम चाहें तो हम डिक्शनरी पहले से भी बना के रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं। हम यहाँ पे करते हैं डेटा इज इक्वल टू, और डिक्शनरी का आप खोलो कॉलम 1, सही है। तो बेसिकली कॉलम 1 और इसकी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास 1 2 3 4, सही है। इसके बाद आप कॉलम 2 कर लो, सही है। तो कॉलम 2 और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो होंगी 4 4 4, 5 5 5 कर लो, 6 6 6 कर लो, फिर 4 4 4 कर लो, सही है। ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। अभी आपको समझ आएगी कि मैंने ये नाम क्यों रखे हैं, सही है। उसके बाद कॉल 3 यानी कि कॉलम नंबर 3, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या होंगी, आप उन्हें रखोगे ABC कॉमा DEF कॉमा आप कह लो GHI, सही है। ये XYZ कर सकते हो, सही है। तो ये आपका हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये बेसिकली आपका डेटा है, और इसको आपने जब पास किया डेटा को डेटा फ्रेम में, तो आपके पास एक मिनट ठहरो ज़रा, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट पांडास SPD, इंपोर्ट पांडास, ठीक है। तो मैं सब रन करता हूँ तो मेरे पास एक डेटा फ्रेम बन गया, सही है। तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखो मेरे पास बेसिकली कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 1 2 3 4 4 4 जिस तरह हमने वो बनाया, सही है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है यूनिक वैल्यूज़, सही है। तो डेटा फ्रेम में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ का तरीका आपको आना चाहिए कि आपने यूनिक वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। जब तक आपको यूनिक वैल्यूज़ का पता नहीं चलेगा आप डेटा साइंस कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, सही है। तो यूनिक वैल्यूज़ में सबसे पहली चीज़ होती है आपके पास, वो क्या होती है कि आपने किस कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 4 4 4 4 4 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, सही है। ये यूनिक नहीं है। मेरे पास जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो 5 5 5 6 6 6 और 4 4 4 है, जो कि एक दफ़ा आया है। इससे हम कहते हैं, अगर आपने कभी अरेज पढ़ी हो तो आपको पता है, आपको बेसिकली C++ में क्वेश्चन आते होंगे, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास होता है ऐसे है कि आपने अरेज में से डुप्लीकेट को रिमूव करना होता है, सही है। तो बेसिकली यूनिक आपको ये ऑफर करता है कि आप देखो कि आपके डेटा फ्रेम में यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, और बेसिकली ऐसी कितनी है जो कि अनयूनिक है, यानी कि जो रिपीट हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडेक्स होता है ना, या CNIC नंबर है, वो रिपीट हो रहा होता है। तो अब उसको ख़त्म करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी, अनयूनिक कौन सी है, और उसका काउंट भी ये निकल आता है, सही। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कॉलम है CNIC के नाम से, रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कॉलम का नाम है call2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे call2 और यहाँ पे लिखेंगे डॉट यूनिक। तो ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ है ना उसका आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6 में यूनिक वैल्यू है, उसने लास्ट को खुद ब खुद इग्नोर कर दिया है। यानी कि अगर कोई डुप्लीकेट होगा ना आपके पूरे कॉलम के अंदर, वो उसको खुद ब खुद इग्नोर कर देगा। और ये सबसे मजे की चीज़ इसमें ये है कि इसको, और यहाँ पे आप n यूनिक करके पता लगा सकते हो कि कितनी यूनिक वैल्यूज है। उसने आपको यहाँ बताया कि 3 है, मतलब, सही है। तो ये 1 2 और 3 तीन यूनिक वैल्यूज हैं। n यूनिक से आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। इसके बाद सबसे जो मज़े की चीज़ है वो आपके पास है फंक्शन, उसका नाम, हम इसको कॉल 1 पे ट्राई करते हैं, बल्कि कॉल 2 पे ही करते हैं। उसका नाम है वैल्यू काउंट, सही है। तो डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स आपको अलाउ करता है कि आप ये पता लगाओ कि आपके वैल्यूज़ कितनी है। अब फॉर एग्जांपल
रिजल्ट शीट है, या फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कोई भी आपके पास बैलेंस शीट आती है किसी कंपनी की सेल्स की, तो आप देखना चाहते हो कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में किसी एक कॉलम में एक कितनी सेल्स का मीन आया है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉलम है सेल्स का, उसमें 200 कितनी दफ़ा आया, तो आप उसकी वैल्यू काउंट करोगे, वो हर वैल्यू की आपको काउंट दे देगा कि 200 सेल्स इस तरह हुई, इतनी हुई, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा सेल की तादाद कितनी थी, 200 थी, ये कितनी थी, सही है। तो इस तरह आपको पूरे कॉलम में अपनी एक मंथ की सेल्स का या ईयरली सेल्स का पता चल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको ना जब ये हमारा 6 दिन वाला खत्म हो जाएगा मैप डॉट लिव और सी बॉर्न के बाद, तो मैं आपको कंप्लीट एक दिन में ना 1.5 घंटे में डेटा साइंस का पूरा एक प्रोजेक्ट करवाऊँ फुल स्टार्ट से लेके एंड तक, डेटा से लेके और उसकी रिप्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन तक, वो अगर मुझे अलाउ किया तो ठीक है। तो तब आपको ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में भी समझ आएंगी कि रियल वर्ल्ड में सब कुछ कैसे होता है। मेरा जो इरादा है वो ये है कि मैं आपको यूट्यूब का डेटा एनालिसिस करना सिखाऊंगा। यूट्यूब के जो कमेंट्स का डेटा सेट है उसके ऊपर आप कैसे एनालिसिस करके ये बता सकते हो कि कौन सेंटिमेंट क्या है लोगों का वीडियोस के बारे में, इमोजीज कौन कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो वो बेसिकली रियल वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। आई होप कि वो भी मैं आपको करवा सकूँ इसके बाद, ताकि आपको सही में समझ आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब आप डेटा को ना सेलेक्ट भी कर सकते हो। डेटा को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंडीशन लूँ कि जब जो मेरे पास कॉलम 1 है वो ग्रेटर देन 2 है, सही है, मतलब 2 से ज़्यादा है, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ एक और कंडीशन में लूँ कि जब मेरे पास कॉलम जो है वो 444 के बराबर है, तो मैंने वो एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, सही। तो उसके लिए कैसे करते हैं देखो ज़रा, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू डी एफ इज इक्वल टू, सही है। आपको पता है कंडीशन कैसे लगाते हैं, डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम लिखोगे, उसके बाद आप कॉलम का नाम लिखोगे जो आपका कॉलम है, उसके बाद कंडीशन लगाओगे। तो मैं कहता हूँ कि कॉलम 1 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, सही है। तो ये बेसिकली आप कह लो कि मेरी पहली कंडीशन है, तो मैंने इसको किस में करना है, ब्रैकेट में कर देना है, क्योंकि मैं एंड लगाने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं एंड लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा जो डेटा फ्रेम है आपके पास डी एफ, और यहाँ मैं लिखूंगा आपके पास कॉलम नेम, सही है। तो कॉलम 2 में मैं चाहता हूँ कॉलम 2 में जो डबल इक्वल टू 444, सही है। तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कैसी कंडीशन लगाओ कि जो कॉलम 1 है उसमें जो ग्रेटर देन 2 है वो प्रिंट करे, यानी कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 और 4 का हिसाब किताब बनता है, सही है। तो 3 और 4 में से 3 तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेकंड कंडीशन क्या लगा दी है कि कॉलम 2 क्या होना चाहिए, 444। तो आप मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो ये इस तरह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा साइंस। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको इस तरह कंडीशंस दी होंगी या वो कहा जाएगा कि फॉलोइंग कंडीशन लगा के दिखाओ, तो आपने इस तरह लगानी होगी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा न्यू डेटा फ्रेम को, तो आपको नजर आएगा कि वो जो लास्ट वाली लाइन है वो प्रिंट होगी, ये देखो, सही है। मतलब 4 4 4 4 और XYZ। तो इस तरह आप ये डेटा साइंस है बेसिकली। जो पहले आपको कंडीशंस कराई थी वो बेसिक कंडीशंस थी, ये अब आ गई हैं डेटा फ्रेम के ऊपर कंडीशंस। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने स्पेसिफिकली 2 कॉलम्स को एंड करके जोड़ा और उनमें से सिर्फ जो हमें चाहिए था हमने वो डेटा निकाल लिया, और वो बेसिकली एक नया डेटा फ्रेम बन गया हमारे पास। इसके बाद फंक्शंस आप अप्लाई करते हो डेटा फ्रेम्स के ऊपर, सही है। फंक्शंस क्या होता है, आप खुद कस्टम फंक्शन बनाते हो, सही है। तो कस्टम फंक्शंस क्या करते हैं, आपको अलाउ करते हैं कि आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सको, सही है। डीएफ का मतलब है डेटा फ्रेम, समझ जाना। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। मैं इधर पास करता हूँ एक्स, कोई भी वैल्यू जो डेटा फ्रेम में से आएगी, और मैं रिटर्न करता हूँ एक्स के स्क्वायर को, सही है। एक्स मल्टीप्लाई टू, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर कह लो तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वरना अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ज़्यादा बेहतर है, स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टाइम्स 2, सही है। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया जो रिटर्न करता है एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ हमारे कॉलम नंबर 1 के ऊपर, सही है। 1 2 3 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। कैसे करेंगे, डीएफ आप लिखोगे कॉल 1, यहाँ पे लिखोगे डॉट अप्लाई, ये आपसे मांगता है फंक्शन का नाम, यहाँ लिखता हूँ टाइम्स 2। तो टाइम्स 2 मैंने इसको रन नहीं किया, ये लो, सही है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वो चेंज हो चुका है, 2 4 6 8 में चेंज हो गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, 1 2 3 4 जो यहाँ पे मेरे पास था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। तो इस तरह आप कोई भी फंक्शन कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स फंक्शन लिख के उसको अप्लाई कर सकते हो अपने इस डेटा फ्रेम के ऊपर, सही है। तो इस तरह आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। आप लेंथ अगर आपने पता लगानी है कि आपकी लेंथ क्या है, वो भी कर सकते हो, मतलब जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसके अलावा जो बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरह मैं कहता हूँ कॉल 3 भी मैंने एक फंक्शन अप्लाई करना है जो कि पाइथन में बिल्ट इन आता है, लेंथ का फंक्शन। तो मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास लेंथ आ जाएगी सारे कॉलम, सही है। 3 लेंथ आपको पता है। इस तरह आप फंक्शन चाहो तो आप सम का फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम 2 का सम करूँ, सही है।
तो मैं डॉट अप्लाई को ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ डॉट सम लिखूंगा तो मेरे पास सम प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो कॉलम 2 का सम प्रिंट हो गया मेरे पास, सही है। इसके बाद जो मिसिंग डेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है मशीन लर्निंग के अंदर, वो आपके पास बेसिकली होता है मिसिंग डेटा का। तो यहाँ में इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy को, ताकि हम मिसिंग वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें। सही, इंपोर्ट numpy एज np। तो ये मैंने डेटा फ्रेम का कोड पहले से लिखा हुआ, हमको मेरी बात में बता था कि टाइम नहीं होगा तो मैंने कहा पहले से लिख देता। ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है, इसमें मैंने खुद जानबूझ के नल वैल्यूज़ डाली हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि नल वैल्यूज़ हैं। जब भी आप डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट करते हो, सबसे पहले आपका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो यही होता है कि आपने डेटा सेट में से मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करना है, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़ जो है ना वो आपके मॉडल के लिए बड़ा मसला खड़ा करती हैं बाद में, सही है। तो मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करने का जो हिसाब किताब है वो इस तरह से है कि आप इकट्ठा भी रिमूव कर सकते हो, मतलब एक लाइन के कोड में सारे मिसिंग वैल्यूज खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगी। कैसे, मतलब आप यहाँ पे लिखो df डॉट ड्रॉप एन ए, ये एक फंक्शन है ड्रॉप एन ए का, ये सारी की सारी नल वैल्यूज रिमूव करके ख़त्म कर देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो उसने ये भी ड्रॉप कर दिया और ये भी रो नंबर 1 भी ड्रॉप कर दिया है और रो नंबर 2 भी ड्रॉप कर दिया है, सही है। तो इस तरह इसने ये ड्रॉप कर दिया। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, अगर आप एक्सेस यहाँ पे 1 लिखो, एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ और सिर्फ रो के हिसाब से ड्रॉप करेगा। तो ये इसने देखो ये रो ड्रॉप कर दी ड्रॉप। अगर आप एक्सेस 0 लिखो तो ये कॉलम के हिसाब से ड्रॉप करेगा। तो इस तरह से बेसिकली ड्रॉप एने का फंक्शन काम करता है। तो ये सारी की सारी नल वैल्यूज़ आपकी उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमेशा ऐसी कुछ कुछ वैल्यूज इस तरह की होती हैं, डेटा सेट इतना छोटा होता है कि अगर आपने नल वैल्यूज़ के कॉलम और रोज सारे उठा के बाहर फेंक दी ना तो वो डेटा सेट ही बहुत छोटा रह जाता है। तो ये तो आप कर नहीं सकते हैं ना, कभी भी आपने डेटा सेट को छोटा नहीं होने देना। तो आप क्या करते हो, आप उन वैल्यूज़ को ना रिप्लेस करते हो नई वैल्यूज़ के साथ, सही है। तो रिप्लेस करके जो आपका फंक्शन आता है वो है df डॉट फिल लेने का। तो ये आपकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करता है। आप बताओ आपने वैल्यू क्या लिखनी रिप्लेस। तो मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, कह लो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फील्ड, सही है। आप कुछ भी लिख लो, जो भी आपने वैल्यू लिखना चाहते हो यहाँ पे आप। तो ये क्या करेगा, ये उस वैल्यू को फिल कर देगा। तो ये देखो जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज थी उसने वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फील्ड लिख दिया, सही है। अगर आप चाहो कि आपने कुछ और करना है वो भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहो, मतलब इसमें ये इतना पावरफुल फंक्शन है ना कि आप इसको कुछ भी दे दो, ये इसको रिप्लेस कर देगा, मतलब फिल लेने। और आप चाहते हो कब आपने इसको ना, इसकी जो वैल्यू है जो आपने इसको रिप्लेस करना है वो आपने करना है वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब डी एफ जो आपके पास ए का है, बेसिकली ये ए का है आपके पास आ रहा है Z12 ए का, आपने क्या लेना, मीन लेना है, सही है। तो डॉट मीन लेते हो आप, सही है, और इससे आप इसको रिप्लेस करते हो। देखो उसने बेसिकली क्या किया है, 2 और 1 को प्लस किया, 3 आंसर है, डिवाइड बाई 2 किया, मीन क्या है 1.5, उसने सारी नल वैल्यूज को 1.5 से रिप्लेस कर दिया। देखो मतलब फिल लेने में आप कुछ भी दे दो ये आपको वो निकाल के दे देगा, बड़ा पावरफुल फंक्शन है ये, सही है। तो इतना आई थिंक काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास वो आती है ग्रुप बाय, सही है। तो ग्रुप बाय इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी इंडस्ट्री लेवल का कोड उठा के देख लेना इसके बाद, सेशन के बाद, या अगर आपने कभी ज़िंदगी में काम किया, जब भी आप डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट देखोगे ना उसमें ग्रुप बाय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एक डेटा सेट के एक पार्ट, फॉर एग्जांपल एक कॉलम को लेके कंपेयर करो उसको जितने आपके पास कॉलम्स हैं उनके साथ, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डेटा को प्रिंट करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मेरे पास अभी ये डेटा फ्रेम बना नहीं है तो हम इसको डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा को, सही है। तो ये मेरे पास अब एक डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डेटा, सही है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, और ये उनके पर्सनस हैं और ये उनकी सेल्स हैं, सही है। तो मैं आप चाहता हूँ कि भैया मैंने क्या करना है, मैंने कंपनी के हिसाब से इस डेटा को ग्रुप करना है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ GRU ग्रुप बाय, और यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रुप बाय कंपनी, सही है। तो मैंने कंपनी के हिसाब से इसको इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो कैसे होगी, यहाँ पे लिखोगे DF डॉट, सही है, GROUP ग्रुप बाय, मतलब ग्रुप बाय लिखोगे, और यहाँ पे आप पास करोगे कॉलम का नाम, जो आपके कॉलम का नाम है, तो कॉलम का नाम है कंपनी। तो अब जब मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे देखना आपके पास एक डेटा फ्रेम आएगा। तो एक मिनट, बाय कंपनी ग्रुप बाय, एक मिनट रुको ज़रा, ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको।
ये सिर्फ ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा भाई। अच्छा बेसिकली ना आपका, बेसिकली ये पांडास का कोर जेनेरिक ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका क्या कर सकते हो, आप इस ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो एक नया वेरिएबल बना के, और फिर आप आई थिंक उस वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मतलब df डॉट ग्रुप बाय, आई थिंक अगर हम इस पर डॉट मीन अप्लाई करें तो ये देखो सही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दो दफ़ा आए हुए थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उनकी टोटल सेल्स का मीन निकाल दिया। उसने पर्सन को खुद ब खुद इग्नोर, उसको पता है कि जो पर्सन है उसका मीन नहीं निकल सकता। पर्सन एक करेक्टर है, मतलब एक आदमी है ना, एक इंसान है। तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली उसका मीन नहीं निकाल सकते, मतलब सैम, चार्ली, आर्मी, एमी इसका मीन नहीं निकाल सकते। तो उसने क्या बोला, पांडास खुद ब खुद इतना इंटेलिजेंट है, ग्रुप बाय की यही तो एक मज़ेदार बात है कि ये इतना इंटेलिजेंट फंक्शन है कि ये ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन के हिसाब से देखता है कि कौन सा ऐसा कॉलम है इसमें मैं ये लगा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको पता लगा कि सेल जो है ना ये बेसिकली एक इंटीजर कॉलम है, बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम है। तो उसने उस पर न्यूमेरिकल कॉलम पे मीन लगाया और आपको फेसबुक का मीन निकाल दिया, गूगल का मीन निकाल दिया और माइक्रोसॉफ्ट का मीन निकाल दिया। इसीलिए ग्रुप बाय इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में कि ये बेसिकली आपको किसी भी चीज़ का मीन, मोड जो आप चाहो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट मीन करूँगा डॉट std, तो मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। देखो मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई है। इसी तरह मैं चाहता हूँ मैंने वेरिएंस निकालनी है, तो मेरे पास यहाँ पे var लिखूंगा तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगी। ये देखो ये बेसिकली इसकी वेरिएंस है। तो इस तरह आप ग्रुप बाय करके ना मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, सही है। मतलब आप सेल्स के हिसाब से ग्रुप बाय, आप काउंट के हिसाब से भी निकाल, मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ .count काउंट, सही है। तो यहाँ मैंने अकाउंट लिखा, देखो मेरे पास दो दो आ गए क्योंकि बेसिकली दो पर्सनस हैं और दो ही सेल्स हुई हैं। इस तरह आप किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में या किसी डिजीज़ के रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आप कोरोना का डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो आप कंट्री के हिसाब से उसकी डेथ सारा कुछ निकाल के एक अलग डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हो और उसको CSV में इंपोर्ट कर सकते हो, सही है, पूरी दुनिया के डेटा सेट में से। तो इस तरह की चीज़ें आप ग्रुप बाय के साथ बड़े ही आसानी से कर सकते हो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे एक और ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है जो मैंने आपको बतानी है, वो है डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, df डॉट डिस्क्राइब जब आप लिखते हो ना तो ये बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो आपको सब कुछ बताता है। देखो जरा, उसने काउंट बताया आपको टोटल कितना है, मीन बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन बताया, मिनिमम बताया, मैक्सिमम बताया, टोटल डेटा सेट का 25% कितना है, 50% कितना है और 75% कितना है। तो ये डिस्क्राइब का फंक्शन आपको सारी वो चीज़ें दे रहा है जो आपको चाहिए होती हैं एक स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली इसकी पावर है। देखो अब यहाँ पे आपको किसी नमपाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो अब मैं यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे हर कंपनी की ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, हर कंपनी का मीन चाहिए, हर कंपनी का स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिर्फ डॉट काउंट की जगह ना डॉट डिस्क्राइब लिख दूंगा मैं जाके। तो काउंट को मैंने हटाया, डॉट डिस्क्राइब लिख दिया मैंने। तो ये देखो ज़रा, उसने हर कंपनी का अलग अलग निकाल दिया, फेसबुक का अलग निकाल दिया, गूगल का अलग निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट का अलग निकाल दिया। इतना पावरफुल फंक्शन है ये ग्रुप बाय का, सही है। तो आपने इस ग्रुप बाय को लाजमी प्रैक्टिस करना है, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, सही है। आप इसका डॉट ट्रांसपोज भी कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली रोज़ कॉलम में चेंज हो रहेंगे और कॉलम जो है वो रोज़ में चेंज होती है। ये आप देख सकते हो सेल्स, सही है, और फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये ट्रांसपोज भी आप कर सकते हो, तो इसको भी आप ट्राई करना। तो इसके अलावा और आई थिंक बस ग्रुप बाय में इतना आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है वो आप कह लो कि वो आती है, आई थिंक मैंने आपको डिस्क्राइब का भी बता दिया। और मैं सोच रहा था डॉट इन्फो भी एक फंक्शन होता है, तो अगर मैं आपको df डॉट इन्फो करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे इन्फो आ जाएगी कि क्या आपके पास नाम है। तो देखो कंपनी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप, पर्सन जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली स्ट्रिंग्स को पांडास में ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टोर किया जाता है, सही है। और सारे के सारे नॉन नल है, मतलब इसमें नल वैल्यूज नहीं है। तो सेल्स जो है वो भी int64 है। इसी तरह df डॉट इज एन ए का मतलब होता है इज नल, सॉरी इज नल। और डॉट सम जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कोई नल वैल्यू तो नहीं है। देखो कंपनी में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, पर्सन में भी नहीं है, सेल्स में भी नहीं है। तो इस तरह आपको जितने भी कॉलम्स हैं आपके, उनमें से अगर एक भी नल वैल्यू है तो यहाँ पे लिखी हुई आ जानी थी आपके सामने। इतने मजे का ये फंक्शन है डॉट इज नल का, डॉट सम का। तो ये बेसिकली आपको सारे के सारे जितनी भी नल वैल्यूज है ना आपकी, वो सारी की सारी निकाल के दे देगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कॉलम, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है, फिर आप उसको उस हिसाब से रिमूव कर सकते हो। तो ये भी आपको बहुत बड़ी जो है ना बेसिकली देता है, कह लो कि ऑफर है या
फंक्शनैलिटी है जो कि पांडास में बिल्ट इन है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब आप किसी भी डेटा साइंटिस्ट से पूछोगे ना तो वो हमेशा आपको यही बोलेगा कि मैं पांडास इस्तेमाल करता हूँ, मैं पाइथन इस्तेमाल नहीं करता। मतलब इतनी इसके अंदर ना वर्सेटैलिटी है। तो इसके अलावा मैंने आपको बता दिया। अब कल एक किसी ने पूछा था कि कॉलम्स को रीनेम कैसे करते हैं, सही है। तो मैं अब आपको एक कंपनी और पर्सन को रीनेम ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। तो डी एफ डॉट रीनेम करोगे, सही है। तो रीनेम से क्या होगा, आप कॉलम को रीनेम कर सकते हो। रीनेम हमेशा डिक्शनरी में पास होता है। तो डिक्शनरी में क्या होगा, पहले आप दोगे आपके कॉलम का नाम। तो कंपनी मेरे कॉलम का नाम है, सही है। और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कॉम्प में, सही है। और आपने लिखना है एक्सिस, आपने देना है, मैंने को बताया एक्सिस अगर आप नहीं दोगे तो वो चेंज नहीं करेगा। तो एक्सिस 1 का मतलब क्या होता है, कॉलम। अगर आप एक्सिस 0 दोगे तो वो इसको रो समझेगा, सही है। तो हमने कंपनी को COMP में चेंज करना है, सही है। तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंपनी का कॉलम था वो मेरे पास COMP में चेंज हो चुका है, सही है। लेकिन जब मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा इट इज स्टिल कंपनी। तो आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो अब मेरे पास जब मैं दोबारा इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास कंपनी हमेशा के लिए कॉम्प बन चुका है। और अगर डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम को आप चाहते हो, वैसे रीनेम करना तो मैंने आपको बता दिया है। आप इनको सम भी कर सकते हो, सम भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। एक्सपोर्ट का भी मैंने आपको बता दिया है। अब आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हमारी लास्ट रह गई है पांडास के अंदर, वो है मर्जिंग, ज्वाइनिंग और कनकैटिनेटिंग। जोड़ते कैसे हैं और तोड़ते कैसे हैं, सही है। तो मर्जिंग और ज्वाइनिंग के लिए ना हम 3 डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, DF2, DF1 और DF3, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बारी बारी ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये DF1 है हमारे पास, ये DF2 है और ये बेसिकली DF3 है। हमारे पास 3 डेटा फ्रेम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनको सीखते हैं मर्ज करना, बेसिकली जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आपके पास फंक्शन है PD डॉट कॉनकैट का, सही है, कॉनकैट। तो ये क्या करता है, इन डेटा फ्रेम्स को आपस में जोड़ देगा। तो क्या करोगे, आप एक लिस्ट पास करोगे और उसमें नाम दोगे क्या क्या जोड़ना है आपने। तो ये देखो DF1, DF2, DF3, इसने तीनों डेटा फ्रेम को इकट्ठा जोड़ दिया है, देखो, सही है। तो 11 रोज टोटल बन गई हैं आपके पास। इसी तरह अगर आप चाहो तो आप इसको किसी न किसी एक कॉन्टेक्स्ट में जोड़ सकते हो। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने कॉलम के हिसाब से जोड़ना है, तो PD डॉट कॉनकैट दो, इसी फंक्शन के आगे एक्सिस दे दो, सही है, कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो ये इसको कॉलम के हिसाब से जोड़ देगा, ये देखो, सही है। और जहाँ जहाँ पे वैल्यूज कोई नहीं है, मतलब सेम आ रही थी, वहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इसको नल वैल्यूज में रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब राइट मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इंडेक्स देना पड़ता है या आप कैसे बताना पड़ता है आपको कि आपने किस तरह मर्ज करना है। तो मतलब कि अगर आप चाहो हम इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, वरना अगर ये मर्ज ना हुआ तो हम नया बना लेंगे। DF डॉट PD डॉट मर्ज से आप मर्ज कर सकते हो। और आपने किन दोनों को मर्ज करना है, हम यहाँ कहते हैं कि हमने DF1 को DF2 से मर्ज करना है, सही है। और ये आपसे पूछेगा कि हाउ, हाउ का मतलब होता है किस तरह करना है, इनर करना है कि आउटर करना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने इनर ज्वाइन करना है। और किस बेस पे करना है, मतलब किस चीज़ की मतलब किस कॉलम की बेस पे करना है। तो यहाँ आप दे सकते हो उस कॉलम का नाम, सही है। तो ऑन इज इक्वल टू आपके जो कॉलम्स के नाम है, आप यहाँ पे ABCD, ABCD। तो ऐसा कोई कॉलम ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो, सही है। तो आप ऐसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम D की बेस पे इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं कि हमने आपको जोड़ना है D की बेस पे, सही है। तो हम यहाँ रन करते हैं तो आपके पास देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो उसने वो ऑटोमेटिकली उसको मर्ज करने की कोशिश की है, सही है। तो इस तरह से आप बेसिकली मर्ज करने के लिए आपको मैं ना एक नया डेटा फ्रेम बना के सिखाता हूँ कीज़ के साथ। वो मैं आपको बेसिकली तब सिखाऊंगा जब हम करेंगे मैटप्लॉटलिब डिटेल में, क्योंकि मर्जिंग का तो काम इतने छोटे डेटा सेट के साथ नहीं होता। इसमें मैं आपको मर्ज करके कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ कि देखो आधी से ज़्यादा वैल्यूज तो नल है। आपको पता है ना, इसके अंदर सिर्फ 3 रोज थी, तो मैंने जब उसको कॉलम वाइज मर्ज करने की कोशिश की है तो जहाँ जहाँ भी वैल्यू थी वहाँ उसने नैन कर दिया ऑटोमेटिकली, सही है। तो जब हम करेंगे ना रियल वर्ल्ड डेटा साइंस का प्रोजेक्ट तब मैं आपको मर्ज करके दिखाऊंगा। वरना अगर आप कहो तो हम अभी भी की बेस कॉलम बना सकते हैं, एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहते हैं राइट लेफ्ट दो बना लेते हैं, सही। तो लेफ्ट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे बनाओ, बल्कि यहाँ हम लिखते हैं, बस इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सही है। अभी आप बस इतना समझो कि मर्ज करने के लिए आपको 2 डेटा फ्रेम चाहिए, DF1 और DF2 का। और आपने उसको बताना है कि किस तरह कंबाइन करना है, इनर के आउटर, सही है। और किस कॉलम की बेस पे करने हैं, कोई एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, सही है। तो मैंने यहाँ बोला D की बेस पे करने हैं। बेसिकली D में आप देखो यहाँ पे शुरू में सिर्फ पहले 4 सेम है, उसके बाद किसी भी अगले का मतलब ABCD का कोई भी कॉलम नीचे वाले के साथ सेम नहीं है। तो उसने उसको बोल दिया कि भाई मुझे तो कुछ सेम मिल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे उनको जोड़ूँ, सही है।
तो ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। तो मर्ज के अलावा आप और क्या कर सकते हो, आई थिंक ज्वाइन भी कर सकते हो। सही है, आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख सकते हो df1 डॉट ज्वाइन। सही है, और यहाँ पे पास कर सकते हो df2। तो df1 जो है वो df2 को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो कॉलम्स ओवरलैप बट नो सुफिक्स स्पेसिफाइड। तो बेसिकली आपके पास जो इंडेक्स है वो सेम नहीं आ पा रहा, आपको कोई ना कोई एक सुफिक्स स्पेसिफाई पहले से करना पड़ेगा। सही है, राइटली इंडेक्स या लेफ्टली इंडेक्स के हिसाब से। तो ये भी आपको मैं जब हम करेंगे सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि जॉइन कैसे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा और मुझे सोचने दो और क्या हो सकता है। मैंने आपको कॉलम्स का बता दिया, इंडेक्स कैसे लेते हैं भी मैंने आपको बता दिया, df डॉट इंडेक्स से आप इंडेक्स ले सकते हो। और मुझे और सोचने दो और क्या हो सकता है। एक और इसमें चीज़ थी, वैल्यूज़ को सॉर्ट कैसे करते हैं। तो वो सॉर्टिंग और बेसिकली ऑर्डर ऑर्डर और सॉर्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम वापस जाते हैं, हमारे 1 2 3 वाला किधर है। तो इधर वापस जाते हैं, नहीं इधर भी नहीं था, ये वाला कॉलम। सही है, इसी में जाता हूँ मैं वापस। तो ये कॉलम हम दोबारा से बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये कॉलम मैंने दोबारा बनाया, यूनिक वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फंक्शन df डॉट। सही है, आप सॉर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन होता है। सही है, आप इससे वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हो। सही है, आपने इसमें देना होता है कि सॉर्ट बाय किसके हिसाब से करना है। तो मैं बोलता हूँ सॉर्ट बाय कॉलम 2। सही है, ये उसने बेसिकली कॉलम 2 के हिसाब से वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सही है, तो सबसे पहले 4 4 4 आ रहा है, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5, फिर 6 6 6। तो इस तरह वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हो। सही है, और आप यहाँ पे चेक करना चाहो कि कोई नल है कि नहीं है, तो df डॉट इज नल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस फंक्शन को कॉल करो तो ये देखो फॉल्स आ रहा है, मतलब कोई भी इसमें से नल वैल्यू नहीं है। तो बस इतना ही था सॉर्टिंग, और मेरे हिसाब से फिल लेने का मैंने आपको बता दिया। और मुझे और सोचने दो और हम क्या कर सकते हैं इसमें। पांडास में आई थिंक सब कुछ कवर हो गया, बस आपका ज्वाइनिंग और मर्जिंग रह गया। वो मैं इंशाल्लाह जब हम मैट प्लॉट लेबर पांडास करेंगे ना और साइकेट लर्न का इंट्रोडक्शन दूंगा तब मैं आपको वो डिटेल में बता दूंगा। अब मुझे और सोचने दो, वरना अगर इतना ही तो फिर हम बस मैट प्लॉट लिब को शुरू करते हैं। मैट प्लॉट लिब बड़ी मज़े की चीज़ है, उसमें इंशाल्लाह आपको ग्राफ बनते हुए नज़र आएंगे। सही है, तो मैं ज़रा जुपिटर खोल के ना यहाँ पे, कहाँ खुला हुआ है, 1 मिनट। यहाँ मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, उसका हम नाम रखते हैं मैट डॉट लिब। मैट प्लॉट लिब एंड सी बोर, मैट प्लॉट लिब एंड सी। अच्छा, ये दोनों फाइल्स है ना, ये आपको मैं भेज दूंगा, आईओ एंड बेसिक ऑपरेशंस की भी और डेटा साइंस विद पांडास की भी। सही हो गया, तो आप यहाँ से इसको मटेरियल में से एक्सेस कर सकते हो क्लासरूम में। सही है, तो हम यहाँ पे आ गए मैट प्लॉट लिब का पार्ट 1। तो इसका मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा मैट प्लॉट लिब, एक होगा पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2। मैट प्लॉट लिब एंड सी बोर्न पार्ट 1। तो पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स, और पार्ट 2 में ये थोड़े से एडवांस ग्राफ्स। अच्छा, तो मैट प्लॉट लिब बेसिकली पाइथन की ग्राफिंग लाइब्रेरी है, तो इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैटप्लॉटलिब बेसिकली बेस है, आप कह सकते हो मैटलैब अगर आप में से किसी ने इस्तेमाल किया कभी, तो ये बेसिकली मैटलैब के प्लॉट फंक्शन के ऊपर बेसिकली इसका आइडिया मैटलैब से लिया गया था कि आपका मैटलैब इतना अच्छा है तो क्यों ना पाइथन में भी इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए जो कि आप मैटलैब की तरह इस्तेमाल कर सको ना, प्लॉट फंक्शंस की तरह। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली बैकएंड के ऊपर ये जिस तरह आपने मैटप्लॉटलिब में डॉट प्लॉट का फंक्शन पढ़ा होगा मैटलैब में, ये उसी तरह बेसिकली काम करता है। इसमें बस जो सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसमें आप सिंगल लाइन के कोड के साथ, मतलब एक लाइन के कोड के साथ
आप वो काम कर सकते हो जो अगर आप सी प्लस प्लस में करो या किसी भी लैंग्वेज में करो तो आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़े। सी प्लस प्लस में पूरी आपको विजुअलाइजेशन की पाइपलाइन बनानी पड़ती है। पहले क्यूटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और क्यूटी को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करते हो, फिर आप बेसिकली वो क्रिएट करते हो एक स्क्रीन, और उसके बाद स्क्रीन क्रिएट करने के बाद उसके एक्सिस क्रिएट करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर आप उसमें जो है ना डेटा इंसर्ट करते हो, तो फिर वह ग्राफ बनता है। पाइथन में आपको मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा 2 लाइनों के साथ। सही है, 2 लाइनें लगती हैं और आपका पाइथन में ग्राफ तैयार हो जाता है। सही है, आओ ज़रा आपको पहला ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो अभी आपको पता है मैटप्लॉटलिब जो है ना ये पेरेंट पैकेज है, और इसका जो सब पैकेज है वो पाईप्लॉट है, जिसके अंदर सारे फंक्शंस हैं। सही है, तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एल टी। सही है, पी एल टी मतलब हम इसको पी एल टी की सब नेम स्पेस के साथ इस्तेमाल करेंगे जो हमने खुद बनाया। तो पी एल टी डॉट प्लॉट यानी कि इसका मतलब ये। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल ग्राफ बनाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, इससे ज़्यादा सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता। तो वाई इज इक्वल टू 2 4 1, चलो एग्जाम्पल ले लो। सही है, तो पी एल टी डॉट प्लॉट आप यहाँ करोगे एक्स और वाई। बस इससे पहले आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पे लिखना है इनलाइन स्टेटमेंट। इनलाइन स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने नोटबुक को बताना, बेसिकली मैटप्लॉटलिब को बताना है कि उसने कहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ये इसको क्या बताएगा कि मैटप्लॉटलिब जो है ना बेसिकली एक नोटबुक के अंदर चल रहा है, तो जो आउटपुट आनी है बस नोटबुक के अंदर ही आनी चाहिए, वो स्क्रीन से बाहर नहीं जानी चाहिए। वरना अगर आप यहाँ पे ये साइन डाल के मैटप्लॉटलिब क्यूटी लिखोगे ना तो बेसिकली एक्स्ट्रा विंडो में खुलेगा, तो वो बेसिकली पाई क्यूटी फाइव में से खोलता है। सही है, इसके बाद पी एल टी, वैसे पी एल टी डॉट प्लॉट से आपका बन जाएगा। अगर आप पी एल टी डॉट शो करो तो आपका ग्राफ आई होप के बन चुका होगा, ये देख सकते हो आप। लेकिन अभी ये मज़ेदार नहीं है, हम इसको थोड़ा सा ज़रा नाम भी देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा मज़ा आए। तो हम लिखते हैं पी एल टी डॉट टाइटल, हमें इसको टाइटल देना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माई फर्स्ट ग्राफ, या जो भी आपका दिल करे, माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट ग्राफ। और इसी तरह आप इसका एक्स एक्सिस पे लेबल दे सकते हो, पी एल टी डॉट एक्स लेबल। तो इसका आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ भी रख लो। यहाँ पे लिखो कि ये एक्स एक्सिस है, और सिमिलरली आप इसका वाई लेबल भी दे सकते हो। तो वो क्या होगा, वो होगा वाई एक्सिस, वो वाई लेवल होगा। सही है, तो ये बेसिकली वही ग्राफ है लेकिन थोड़ा सा प्यारा करके बना है। आपका टाइटल आ गया ग्राफ का, और साथ ही आपने बोल दिया कि ये भैया एक्स एक्सिस है और ये भैया वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सिंपल है आपके लिए एक ग्राफ बनाना। अब हम क्या करते हैं, हम एक नहीं 2 लाइंस बनाते हैं। सही है, मतलब इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम अब देखना ज़रा कितना मज़े का लगेगा जब ये बन जाएगा। सही है, तो x1 y1, और इसी तरह हम एक और x2 y2 को भी करेंगे। सही है, तो x2 y2, तो हमारे पास जो x2 y2 है ना वो होगा 1 2 3 ही, मतलब x एक्सिस तो सेम रहेगा लेकिन हम y को चेंज करेंगे 4, इसको कर देंगे 1, और इसे कर देंगे यहाँ पे हम 3। एग्जाम्पल लेते हैं। सही है, तो पी एल टी डॉट प्लॉट आप क्या बोलोगे कि हमने दो, अब बेसिकली हम 2 ग्राफ्स बना रहे हैं, तो पहले एक लाइन का बनेगा फिर सेकंड लाइन का बनेगा। तो सिमिलरली इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे x2 y2। सही है, तो फर्स्ट ग्राफ का टाइटल आपने दे दिया, एक्स लेवल भी आपने दे दिया, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखोगे पी एल टी डॉट लीजेंड। लीजेंड क्या करता है, ये आपको बताएगा कि 2 लाइन्स है ना तो वो सेपरेट करनी है मैंने। सही है, तो सेपरेट कैसे करेगा, उनको 2 कलर्स में खुद ब खुद 2 कलर्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने x1 y1 लिख दिया, आपने बोलना है कि मैं इसको लेबल दे रहा हूँ, मतलब इस ग्राफ का ना कोई लेबल होगा, तो उसका लेबल है कि ये लाइन नंबर 1 है। सही है, और इसी तरह जो मेरा सेकंड लाइन है उसका जो लेबल है वो है कि ये भैया जी ये लाइन नंबर 2 है। सही होगा, तो ये बेसिकली x1 y1 x2 y2, ये शो का फंक्शन भी आपने एक दफ़ा ही कॉल करना है, 2 दफ़ा नहीं करना। तो आपने टाइटल दे दिया, लेबल दे दिए, और प्लॉट 2 कर दिया आपने, पी एल टी डॉट लीजन कर दिया, ताकि आपके ग्राफ पे बेसिकली साइड पे शो हो कि कौन सी लाइन 1 है और कौन सी लाइन 2 है। आपने एक्स एक्सिस भी दे दिया, वाई एक्सिस भी दे दिया। चलो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास 2 लाइन्स आ गई हैं। पांडास ने ऑटोमेटिकली एक को ब्लू कर दिया और एक को ऑरेंज कर दिया, और उसने ये यहाँ पे 2 लीजेंड्स दिए हैं कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो देखो मतलब एक पूरे का पूरा ग्राफ 2 लाइंस के साथ विद साइड पे इंफॉर्मेशन के एक्सिस के साथ और टाइटल के साथ आपने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 लाइंस में बना लिया। ये आप ज़रा मुझे सी प्लस प्लस में या जावास्क्रिप्ट में करके दिखाओ तो फिर मैं आपको मानूँ। सही है, जावास्क्रिप्ट में भी करोगे तो आपको लीफलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको D3.js इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है डेटा साइंस के अंदर।
अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो। अब हम ना एक बार चार्ट बनाते हैं लैंग्वेजेस का, सही है। तो लैंग्वेजेस का नाम लेते हैं, लैंग्स मतलब लैंग्वेजेस, और आप यहाँ पे लिख सकते हो सी प्लस प्लस, सही है। उसके यहाँ पे लिख सकते हो आप पाइथन, सही है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो जावा, और यहाँ पे लिख सकते हो जावा स्क्रिप्ट। ये हम खुद से बना रहे हैं, कहीं से ले नहीं रहे। तो डेटा हमारे पास जो आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा था रूबी, और लास्ट में लिखेंगे PHP, और कोई एक और लिख लेते हैं गोलैंग, सही हो गया। तो ये थोड़ी सी पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं आजकल की। अच्छा, तो ये लैंग्वेजेस आपके पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने बताना है पॉपुलैरिटी इनकी, सही है। तो पॉपुलैरिटी ये होगी 100 में से। तो आप हर लैंग्वेज का उसके हिसाब से, सी प्लस प्लस में हम कहते हैं कि ये 78% पॉपुलर है, पाइथन को कह लो 90% है, जावा को कह लो थोड़ी सी डिक्लाइनिंग है तो 70% कह लो, जावा स्क्रिप्ट भी 90% के करीब है, और रूबी भी थोड़ी सी 80 के करीब, मतलब सी प्लस प्लस थोड़ी ज़्यादा है। PHP भी 85 तक आ जाती है, और गोलैंग अभी शुरू हुई है तो 65 60 70 के दरमियान में। तो ये बेसिकली उनकी पॉपुलैरिटी आ गई है, और ये लैंग्वेजेस आ गई हैं। पहले आपने देखो सिंपल सा प्लॉट फंक्शन देखा था, सही है। मतलब ये प्लॉट फंक्शन आपसे एक्सपेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि आप इसको एक्स एक्सिस दोगे और वाई एक्सिस दोगे और साथ लेबल दे दोगे। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपने खुद अपनी पसंद का ग्राफ बनाना है, अपनी पसंद की उसको हाइट देनी है, अपनी पसंद के एक्सेस देने, तो वो कैसे देते हैं? आप क्या करते हो, एक फिगर बनाते हो, FIG फिगर इज इक्वल टू PLT डॉट फिगर। PLT डॉट फिगर क्या करेगा, ये आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप खुद की एक फिगर बनाओ। अब PLT आप फिगर जब आपने किया है ना, तो आपके पास एक ऐसे क्रॉस सा डब्बा बन गया है, स्क्वायर सा। अभी ये ना तो एक्सिस है, ना कोई टाइटल है, ना कोई अंदर कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक फिगर बनी है। जब आपने ये लाइन लिखी है, इस सिर्फ और सिर्फ एक फिगर बनेगी यहाँ पे। अब हम इसको एक्सिस देते हैं, ये एक्सिस, सही है। एक्सिस कैसे देंगे, आप यहाँ पे देखोगे फिगर डॉट, यानी कि FIG फिगर डॉट एड, और यहाँ पे लिखोगे ऐड एक्सिस, तो ये इसमें एक्सिस ऐड करेगा। अब आपने यहाँ पे इसको एक लिस्ट देनी होती है कि आपने एक्सिस क्या ऐड करने। तो मैं कहता हूँ 0 रो 0 रो, सही है, 1 और 1। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके एक्सिस को ऐड कर देगा आपके इस ग्राफ, यानी कि जो आपके पास ये वाला स्क्वायर ग्राफ है, इसमें आपके एक्सिस ऐड हो जाएंगे। तो अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में। तो अब क्या होगा, आपने जो एक्सिस बनाया ना, आप इसके ऊपर ग्राफ बनाओगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सिस डॉट प्लॉट भी लिख सकते हो, सही है। सही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सिस डॉट स्कैटर प्लॉट लिख सकते हो। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा सारा कुछ। अभी बस समझो कि ये बार ग्राफ है, तो ये डॉट बार लिखा आपने, और बार में आपने पास करना है जो आपने एक्स एक्सिस पे रखना है और जो वाई पे रखना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा लैंग्स, और यहाँ मैं लिखूंगा पॉपुलैरिटी, सही हो गया। और इसके बाद मैं कर दूंगा PLT डॉट शो। तो ये देखो मेरे पास एक बार ग्राफ आ गया, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, PHP और गोलैंग का। तो इस तरह से बेसिकली जब आपको रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है लैंग्वेजेस का कंपैरिजन, तो वो रियल वर्ल्ड डेटा सेट लेते हैं और उसको इस तरह से वो लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। 4 लाइनों के साथ वो पूरा इस तरह ग्राफ बना के आपके मुंह पे मार के कहते हैं ये देखो हमने डेटा साइंस की है, सही है, डेटा एनालिटिक्स की है। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो बेसिकली इसके अलावा आप इसको कह लो कि सफिक्स प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने आपको प्रिंट किया होगा, प्रिंट इस नहीं किया, वरना यहाँ पे ना कभी कभी मैटप्लॉटलिब आपको बताता भी होता है कि आपका जो बेसिकली कंटेनर है, बेसिकली ना याद रखना मैटप्लॉटलिब में ये एक कंटेनर है, सही है। तो हर एक कंटेनर अलग अलग होता है, बार कंटेनर अलग गया, लाइन चार्ट का कंटेनर अलग होता है, और कह लो आपके जो आपके पास स्कैटर प्लॉट है उसका कंटेनर अलग होता है, सही है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, हम इंशाल्लाह आगे जाके काम आएंगी। कल मैं इंशाल्लाह आपको पाई चार्ट, जो पाई चार्ट होते हैं वो, और उसके बाद स्कैटर प्लॉट्स, सही है। रियल वर्ल्ड में आइरिस डेटा सेट को हम लेंगे और उसको हम विजुअलाइज करके दिखाऊंगा मैं आपको, सही है, उसके डिफरेंट कलर स्टैम्प्स के साथ। उस पर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक ग्राफ बनाएं टेम्परेचर वेरिएशन का सिटीज़ के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक मैटप्लॉटलिब की कमांड्स क्या होती हैं, मल्टी प्लॉट्स कैसे कर सकते हो, मतलब एक के बजाय मल्टी प्लॉट्स कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इसकी, बेसिकली आप मैटप्लॉटलिब के ग्राफ्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में भी बना सकते हो। तो वो इंशाल्लाह सब कुछ कल के लिए होगा। उसके बाद हमारा कल यानी कि मंडे के लिए, तो उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे को अगर मुझे इन्होंने जो आपकी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने परमिशन दी, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करवाऊंगा। मेरा तो वैसे है कि यूट्यूब डेटा सेट के ऊपर करवाऊँ, या फिर कोई रियल टाइम डेटा सेट जो कि टाइम सीरीज में हो ना, उसके ऊपर आपको रियल वर्ल्ड में डेटा इंपोर्ट करने से लेके डेटा को शो करने तक, यानी कि प्रेजेंट करने तक सारा जो स्टेप और प्रोसीजर होता है वो आपको बताऊँ, सही है। तो बस अब आपके क्वेश्चंस की बारी, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे
पूछ सकते हो, सही है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने कर लिया है या फिर आप नमाज ब्रेक का दे सकते हैं, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स नमाज ब्रेक का कह रहे हैं। हाँ जी, तो आप दे दें, कोई मसला नहीं है। तो हम 8:15 से लेकर 8:25 तक का नमाज ब्रेक दे देते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ठीक है, बस क्वेश्चन ही रह गए, तो आप क्वेश्चन बस चैट में लिखते रहें, तो मैं बाद में जवाब दे दूंगा। जी जी, थैंक यू सर। गाइस आप लोगों का 8:15 से लेकर 8:25 तक का नमाज ब्रेक है। आप लोग हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक, ठीक है? थैंक यू।
Okay guys, so whoever is here, just अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि साथ जो हैं वो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे जो भी चैट में हैं. वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, सो साथ कैन जस्ट गिव द आंसर्स. जब तक आप लोग ब्रेक से आ जाएंगे तो यू गाइस कैन सी द रिकॉर्डिंग या सवालों के जवाबात. सो साथ, ओवर टू यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द चैट एक्चुअली.